गाइस, स्वागत है मेरे YouTube चैनल माइनिंग बिल्ला में आप सभी का फिर से। तो ACCL का एग्ज़ाम का जो सिलेबस है जो आना था वो आ चुका है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें स्टडी करनी होगी। तो हमने यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। आज का जो टॉपिक है जो मेरा डिफिनेशन को अभी मैं नहीं बनाया हूँ। ये दूसरा नंबर का जो टॉपिक है ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वर्कमैन, यानी कि एम्प्लॉयड, जो व्यक्ति एम्प्लॉयड है जिसका उम्र 20 साल नहीं हुआ है, वो सबको हम लोग वर्कमैन में गिनती करेंगे। और एक है कॉम्पिटेंट पर्सन, ये आपका जिस व्यक्ति का उम्र 20 साल हो गया है उसको हम लोग कॉम्पिटेंट पर्सन में गिनती होता है रेगुलेशन के हिसाब से। एंड ऑफिशियल आपका शॉर्ट फायरर नहीं है, वो कॉम्पिटेंट पर्सन में। माइनिंग सरदार, ओवरमैन, उससे ऊपर के पद वाले जितने भी सारे ऑफिशियल। ठीक है, तो हमारा आज का जो टॉपिक है यही है ना, सेकेंड नंबर टॉपिक को हम लोग आज क्लियर करेंगे और अच्छे से समझेंगे उस सबका ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। और गाइस, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा टेलीग्राम में एक चैनल है, एक ग्रुप है बोल सकते हैं, उसमें आप लोग जल्द से जल्द जुड़ें, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि टेलीग्राम के जरिए एक टेस्ट हो, जितने भी टॉपिक हैं उससे रिलेटेड MCQ टेस्ट करवाया जाए। मैं चाहता हूँ कि इस बार जो एग्ज़ाम है होने वाली ACCL का, सभी का अच्छे से एग्ज़ाम जाए और अच्छे नंबर आए और क्वालिफाई हो। तो इसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी अपना मेहनत दिखाइए। और जो चाहते हैं कि टेस्ट देना चाहते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आके मेरे टेलीग्राम में जुड़े, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो चलिए टॉपिक का शुरुआत हो गया है। तो पहला जो हमारा टॉपिक होगा ड्यूटीज ऑफ वर्कमैन, है ना, जिसको हम लोग एम्प्लॉयड पर्सन बोलते हैं। तो इसका क्या है ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो पहला पॉइंट है प्रत्येक पर्सन एक्ट, रूल और रेगुलेशन के अधीन लागू आदेशों का तथा मैनेजर या ऑफिशियल के द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन करेगा। इसका यही मतलब है कि आपका एक्ट और रूल और रेगुलेशन में जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं, जितने भी बातें लिखी हुई है, वो सबका वर्कमैन या एम्प्लॉयड पर्सन उसका पालन करेगा। और उसके साथ साथ मैनेजर जो बोलता है वो करेगा, और उसके साथ साथ ऑफिशियल यानी माइनिंग सरदार, ओवरमैन, आपका इंजीनियर, यानी जिसके अधीन सुपरविजन के अधीन अगर वो काम कर रहा है तो वो सभी का भी बातों का, निर्देश का पालन करेगा, वो भी कड़ाई से। ठीक है, जो बोलेगा उसको करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कोई भी पर्सन किसी अन्य पर्सन के काम में बाधा नहीं डालेगा। मतलब अगर आपको काम दिया गया है कि पंप को चलाइए और कोई अदर व्यक्ति आके बोलता है जो ऑथराइज नहीं है उस पंप के लिए कि आप पंप रोक दीजिए, तो इस तरह का कोई भी व्यक्ति बाधा नहीं डालेगा एक दूसरे को। ठीक है, और किसी तरह का लालच नहीं देगा। मतलब ऐसा नहीं बोलेगा कि कोई लालच दे देगा, जैसे कि कुछ हम आपको पैसा दे देंगे उस पंप को अभी चालू कीजिए, इस तरह अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा, जो वो नहीं करना है। अगर वो बात पता चली तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। नेक्स्ट, और ना ही उसके लिए कोई काम करेगा। अगर किसी व्यक्ति को पंप का देखभाल के लिए या चलाने के लिए दिया गया है तो वो वही चलाएगा, वही व्यक्ति चलाएगा, और कोई और व्यक्ति नहीं चलाएगा। और उससे धमकी नहीं देगा, धमकी यहाँ नहीं हो जाएगा या नहीं छूट गया, नहीं देगा। ठीक है, कोई व्यक्ति अगर बोल रहा है कि आपको ये करना पड़ेगा नहीं तो हम आपका अटेंडेंस कटवा देंगे या
आपको माइंस में से निकलवा देंगे। तो उस तरह का अगर धमकी देता है तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं एज ए एम्प्लॉयड पर्सन। आप रिपोर्ट कीजिए अपने इंचार्ज को, उसके उसके अधीन उसके लिए कार्रवाई किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। प्रत्येक पर्सन काम को शुरू करने से पहले और शिफ्ट के अंत में काम खत्म होने के बाद माइंस एक्ट सेक्शन 48 का सब सेक्शन 4 के अधीन रखे गए रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करवाएगा। मतलब जो भी पर्सन काम पे आएगा तो उसको हाजिरी लगवाना है, यानी कि वो अपना उपस्थिति बयान करेगा कि हम आ चुके हैं, हम काम के लिए आए हुए हैं। वो अटेंडेंस क्लर्क के पास जाके अपना अटेंडेंस करवाएगा कि हम आए हुए हैं। और ये जो अटेंडेंस बनती है कौन से सेक्शन के अधीन बनती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। सेक्शन 48 माइंस एक्ट का सेक्शन 48 का सब सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और शिफ्ट के अंत में भी जब वो निकलेगा तब वो बोलेगा कि हमारा काम खत्म हो गया है, हम घर जा रहे हैं, ठीक है। तो 2 समय अटेंडेंस और लगवाएगा, एक शिफ्ट के शुरू में, एक शिफ्ट के अंत में। और वो रजिस्टर में तो है ही अटेंडेंस। अगर रजिस्टर के जगह पर अगर उसके पास इलेक्ट्रॉनिक पंचिंग मशीन है जो डीजीएमएस के चीफ इंस्पेक्टर द्वारा अनुमोदित यानी कि अप्रूव होता है, उसमें भी वो अटेंडेंस लगवा सकता है। उसमें साफ साफ पता चल रहा है कितना बजे वो आया था, कितना बजे वो जा रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, अभी सभी माइंस में उपलब्ध करवाया जा रहा है, आपको बहुत जगह देखने को मिल जाएगा। उसमें फेस रिकॉग्नाइज करता है, उसका थंब इम्प्रेशन देता है, ठीक है। दिख नहीं रहा है ना, इसको हाइड कर देंगे, बाद में इसको पहले देख लेते हैं। काम के दौरान कोई भी प्रॉब्लम या एक्सीडेंट होने पर तुरंत अपने सुपरवाइजर को खबर करेगा, है ना। अगर जिस व्यक्ति को किसी काम के लिए भेजा गया, अगर वहाँ पर कोई समस्या आती है, अगर मशीन का ही देखभाल करने दिया, चलाने दिया, तो मशीन स्टार्ट नहीं हो रही है या कोई दुर्घटना हो गई, मशीन चलाते चलाते हो सकता है कोई एक्सीडेंट छोटा मोटा हो गया है, तो उस समय क्या करेगा, अपने सुपरवाइजर को खबर करेगा, यानी कि अपने से उच्च पद वाले को, जो उस एरिया का इंचार्ज है, उसको खबर करना एक एम्प्लॉयड पर्सन का ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट चलते हैं। किसी ऑफिशियल अथॉरिटी के बिना कोई भी पर्सन किसी फेंसिंग बैरियर या गेट को नहीं हटाएगा। माइंस में देखे होंगे बहुत जगह फेंसिंग क्या रहता है। फेंसिंग का मतलब ही होता है कि वहाँ पर कुछ दुर्घटना हुई या उधर संभावना है, उधर अच्छा एरिया नहीं है, डिसयूज वर्किंग है या कुछ अदर वर्किंग है जहाँ पर एक्सीडेंट की संभावना हो, उस जगह पर हम लोग फेंसिंग कर देते हैं। तो वही बोल रहा है, कोई भी एम्प्लॉयड पर्सन या वर्कमैन किसी ऑफिशियल अथॉरिटी के बिना किसी फेंसिंग बैरियर और गेट को पार नहीं करेगा और ना ही उससे होकर गुजरेगा, ठीक है। और ना ही किसी डेंजर साइन बोर्ड को हटाएगा और ना ही बहुत जगह देखे होंगे सब स्टेशन होती है, इतने ज़्यादा बिजली सप्लाई होती है, 6.6 kV 11 kV तक अंडरग्राउंड में आपका अलाउ है। तो उस समय क्या करना है, वहाँ पर साइन बोर्ड लगा रहता है कि नहीं ये डेंजर साइन है, आपको अंदर नहीं जा सकते। अगर साइन बोर्ड रहेगा उसको तो कहीं इधर उधर नहीं करना, उसको वहीं रहने देना है। और दूसरा काम क्या करना है, वहाँ पर नहीं जाना है, साइन बोर्ड को पार नहीं करना है, ठीक है। गेट, फेंसिंग और भी जो होते हैं वैसे वैसे चीज़ और भी हो सकते हैं, उस सबको पार नहीं करना एक नॉर्मल व्यक्ति को। वहाँ पर सिर्फ ऑफिशियल या उसका जो सुपरविजन के लिए रख रखाव किया गया या मेंटेनेंस के लिए, वही सब वो सब काम करेंगे, वहाँ पर जाएंगे, ठीक है ना। बाकी पर्सन को, जो एम्प्लॉयड पर्सन उसको नहीं जाना है। कोई भी पर्सन केवल ट्रेवलिंग रोडवे से ही आना जाना करेगा। मतलब आपके यहाँ 2 रोडवे होता है, एक कॉलेज रोडवे, एक ट्रेवलिंग रोडवे। तो कॉलेज रोडवे में सिर्फ कौन कौन जा सकते हैं, ऑफिशियल जा सकते हैं, अथॉराइज्ड पर्सन जा सकते हैं, मेंटेनेंस वाला जा सकता है, डीजीएमएस का आदमी जा सकते हैं, ऐसे करके 3-4 लोग हैं जो जा सकते हैं। तो बाकी सब पर्सन्स के लिए जो है नॉर्मल पर्सन्स है, उस सब के लिए ट्रेवलिंग रोडवे बनाएगा, सिर्फ उसी में ही आना जाना करेगा। ये क्वेश्चन यहाँ पर क्रिएट होता है कि एक एम्प्लॉयड पर्सन क्या कॉलेज रोडवे से आना जाना कर सकता है, या किस रोडवे से आना जाना करेगा, ट्रेवलिंग रोडवे, कॉलेज रोडवे
या बेल्ट कन्वेयर रोडवे, इसे करके बहुत ऑप्शन दिया जा सकता है। तो उस समय क्या ऑप्शन हो जाएगा, ट्रेवलिंग रोडवे, ओनली ट्रेवलिंग रोडवे से आना जाना करेगा। कोई भी पर्सन किसी ऑफिशियल के ऑर्डर के बिना या किसी इमरजेंसी आ जाने के कारण के बिना अपने वर्किंग प्लेस को छोड़कर किसी अन्य प्लेस में नहीं जाएगा। आने की जिस प्लेस में आपको काम दिया गया है, एक एम्प्लॉयड पर्सन को काम दिया, उसी प्लेस में रहेगा जब तक कि कोई ऑफिशियल ऑर्डर ना दे दे कि आपका काम यहाँ खत्म हो गया, आप उस जगह पर जाके देखिए क्या हो रहा है, हमें बताइए। ऐसा करके ऑर्डर मिल सकता है। या कोई इमरजेंसी हो गई, उस जगह पर रूट क्लब्स हो रही या कोई अदर प्रॉब्लम्स आ रही है, वो सब प्रॉब्लम होता है तो उस जगह को छोड़कर जा सकते हैं। उसके अलावा अगर ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, नॉर्मल कंडीशन है, तो आपको उस प्लेस को छोड़कर नहीं जाना है, ये आपकी ड्यूटीज है ना। उम्मीद है अच्छे से समझा पा रहा हूँगा। कमेंट करते हैं आप लोग, जरूर कीजिए, तो हमें अच्छा लगता है। मेरे समझाने का जो टेक्निक है कैसा, हमको बताइए। अगर कुछ सुधार करने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं करूँगा, ठीक ना। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। नेक्स्ट, ड्यूटी के दौरान कोई पर्सन सोएगा नहीं। जिस समय आपकी ड्यूटी पीरियड है उसके दौरान सोना नहीं है, बिल्कुल भी सोना नहीं है। कोई भी घटना हो सकती है अचानक से, है ना। जिंदा रहना बहुत ज़रूरी होता है, तभी तो आप काम कर पाइएगा ना, अपने फैमिली को संभाल पाइएगा, ठीक है। कोई भी व्यक्ति अपनी फैमिली के लिए ही काम कर रहा है, अपने लिए कौन जीता है, ठीक ना। चलिए, सोना नहीं है, बिल्कुल नहीं सोना है। ड्यूटी पीरियड फिनिश होने के बाद कोई भी पर्सन माइंस में नहीं रहेगा। यानी आपका जो ड्यूटी पीरियड है 8 घंटा का या एबव ग्राउंड में 9 घंटा का, तो उस ड्यूटी पीरियड के दौरान आपको जो है काम करना है। काम खत्म हो जाने के बाद आपको चुपचाप से अपने घर, अपने फैमिली के पास चले जाइए या अदर कोई और काम कीजिए, लेकिन माइंस में नहीं, कहीं और जाइए, ठीक है। यहाँ पर समाप्त होता है ड्यूटी ऑफ वर्कमैन एंड एम्प्लॉयड पर्सन, ठीक है। ये सारे चीज़ें रेगुलेशन में दिया हुआ है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो रेगुलेशन का बुक खोल के आराम से एक एक लाइन करके पढ़िए, आपको डबल बेनिफिट होगी। और यहाँ मैंने लिखा है और समझाया है, आपके दिमाग में अच्छे से घुस जाएगा। मुझे यही उम्मीद है आप लोगों से कि आप एक बार मेरे समझाने से समझ जाने के बाद भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट जो हमारा सिलेबस का जो टॉपिक था, क्या था, कॉम्पिटेंट पर्सन के बारे में, उसका ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कॉम्पिटेंट पर्सन है क्या, ठीक है ना। तो पहले उसके बारे में जानते हैं, किसको बोले, वह पर्सन जिसकी वायु 20 वर्ष हो चुकी है ना। आपका अगर 20 साल हो गया माइंस में काम करें तो आप एक कॉम्पिटेंट पर्सन में गिनती आ जाएंगे, ठीक है। और जिसे मैनेजर ने, और इसमें है जिसे मैनेजर ने 20 वर्ष तो हो गया, उसके बाद मैनेजर का रोल आता है। मैनेजर ने किसी काम को करने या निगरानी करने के लिए, या किसी मशीन को चलाने या निगरानी करने के लिए, तो मैनेजर कुछ भी बोल सकता है, वो माइंस का मालिक हो गया है। वो बोलेगा उस मशीन का देखभाल कीजिए या उस प्लेस का देखभाल कीजिए, या किसी मशीन को चलाने के लिए बोल सकता है। अगर आप कैपेबल है, आपके पास लाइसेंस है, तो अब चलाने के लिए भी वो डंपर ऑपरेटर रहते हैं, सॉफ्टवेयर ऑपरेटर रहते हैं, कितने स्टेयर ऑपरेटर, तो वो सब कॉम्पिटेंट पर्सन है चलाने निगरानी के लिए लिखित रूप से। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है, भरवाली कुछ नहीं होता है माइंस में। मैनेजर आपको लिख के देगा अपॉइंटमेंट इन दिस प्लेस, और आपका नाम और आपका पर्सनल नंबर, ठीक है। तो यही सीधा बात, जिसकी 20 वर्ष छोड़ चुके हैं, जिसे मैनेजर ने ये सब काम करने लिखित रूप से कॉम्पिटेंट पर्सन अपॉइंट किया गया है और दिए गए काम को निभाने के लिए जिम्मेवार है। और काम आपको दे देने के बाद आप उस काम को करने के लिए जिम्मेवार हो गए, आपको अच्छे से करना। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो दावेदारी आप पे जाएगी, आप पे उंगली उठेगी, ठीक है। तो ये कॉम्पिटेंट पर्सन्स का डिफिनेशन हो गया। और एग्जांपल में आप देख सकते हैं, ड्रिलर एक कॉम्पिटेंट पर्सन है, ट्रेसर है, हॉलेज अटेंडेंट है, फीटर है, इलेक्ट्रीशियन जितने भी है, सोवल ऑपरेटर, डंपर ऑपरेटर, लैंप रूम इंचार्ज भी है, अटेंडेंट्स क्लर्क, बॉडी चेकर एक्सेट्रा और भी हो सकते हैं। लेकिन नोट में मैंने यहाँ लिखा, शॉर्ट फायरर इज ए कॉम्पिटेंट पर्सन। आप सभी जानते होंगे ये माइनिंग सरदार ही शॉर्ट फायरर होता है, ठीक ना। 1957 का CMR रेगुलेशन था, उसमें एक कोई भी व्यक्ति शॉर्ट फायरर का एग्जाम देकर शॉर्ट फायरर सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकता था। उस समय 20 साल
मिनिमम था एज, और उसके बाद आप जिस तरह से ओवरमेन माइनिंग सर्दार का एग्जाम देके ड्यूटी का एग्जाम देकर निकालते थे, उसी तरह शॉर्ट फायर का भी एग्जाम होता था। तो उसी रेगुलेशन के अधीन जो है ना शॉर्ट फायर कॉम्पिटेंट पर्सन था, और 2017 में भी बोला गया है कि ये कॉम्पिटेंट पर्सन है। आप समझ गए शॉर्ट फायर कैसे कॉम्पिटेंट पर्सन है, ठीक है। लेकिन आज के दौर पे माइनिंग सर्दार मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है शॉर्ट फायर बनने के लिए, ठीक ना। चलिए, और ये शॉर्ट फायर सर्टिफिकेट अभी बंद कर दिया गया, अब नहीं मिलता है। एक ओवरमैन या माइनिंग सर्दार ही शॉर्ट फायरर होता है, या मैनेजर, यानी मिनिमम माइनिंग सर्दार से स्टार्ट हो जाता है। अब कर्तव्य के बारे में जान लेते हैं। कॉम्पिटेंट पर्सन का अपने पदाधिकारियों के आदेशों का पालन करेगा, यानी कि अपने से ऑफिशियल व्यक्ति का आदेशों का पालन करेगा। यानी माइनिंग सरदार अगर इंचार्ज है उस फेस का, तो जो बोलेगा उसको करना पड़ेगा, एक कॉम्पिटेंट पर्सन को करना पड़ेगा। सौंपा गया काम स्वयं करेगा, विदाउट परमिशन दूसरे को नहीं देगा। यानी कि जो काम उसको देने गया, डंपर को चलाने दिया गया तो खुद चलाएगा, दूसरे को चलाने नहीं देगा, और विदाउट परमिशन दूसरे को नहीं देगा। अगर परमिशन मिलता है कि हाँ अब वो चलाएगा तो दे देगा, ठीक है, लेकिन परमिशन मिलने पर विदाउट परमिशन सौंपे गए काम को छोड़कर अन्य काम नहीं करेगा। यानी कि आपको जो काम दे दिया गया है कॉम्पिटेंट पर्सन को, वो काम को ही करना है। लेकिन अगर परमिशन मिलता है कि नहीं आपको ये काम अभी नहीं करना है, ये करेगा, आप कहीं और जगह काम करेंगे, तो उस समय छोड़ देना उस काम को। यानी कि विदाउट परमिशन या कार्यभार से मुक्त हुए बिना अब्सेंट नहीं रहेगा। यानी कि आप अब्सेंट रहते हैं माइंस में तो आपको छुट्टी लेना चाहिए, बिना छुट्टी के आप अब्सेंस नहीं रहेंगे, ये भी लिखा हुआ। लेकिन लोग अब्सेंस होते हैं, एसएलसीएल बैठाते हैं, अपना एप्लीकेशन देते हैं, और जिसका नहीं बचा हुआ रहता है उसका अब्सेंट जाता है। लेकिन रूल रेगुलेशन में लिखा है क्या, बता के आप अब्सेंट होइए, क्यों अब्सेंट हो रहा है। ज़्यादा दिन अब्सेंट हो जाने पर चार्जशीट फाइल हो जाता है, यही कारण है। 1-2 दिन चलता है, लेकिन ज़्यादा अब्सेंट हो जाने पर आप बता देंगे पहले कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो आपका चार्जशीट फाइल नहीं होगा, ठीक है। अब बात आती है ऑफिशियल की, ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑफिशियल, यानी तीसरा नंबर सिलेबस का तीसरा नंबर। तो ऑफिशियल किसको बोलेंगे? ऑफिशियल वह व्यक्ति है जिसे खान के मालिक यानी कि ओनर, मैनेजर या एजेंट ने लिखित रूप से खान के किसी भाग की निगरानी की जिम्मेवारी सौंपी। आप सोच रहे होंगे कि सब तो एक जैसा है, बिल्कुल नहीं। ऑफिशियल यहाँ बोला गया है कि इसको अपॉइंट करने के लिए ओनर कर सकता है, या तो मैनेजर या तो एजेंट, तीनों में से कोई कर सकता है। लेकिन एक कॉम्पिटेंट पर्सन और एम्प्लॉयड पर्सन को कौन अपॉइंट कर सकता है? मैनेजर कर सकता है। एजेंट ओनर का कोई रोल नहीं होता, मैनेजर ही काफ़ी है, और इस सबको तीनों में से कोई भी अपॉइंट कर सकता है। तो इसमें खास बात है जो रेड लाइन दिया है, किसी खान के किसी भाग की निगरानी के लिए ऑफिशियल होता है। जैसे एक फेस है, फेस हमारा 5 नॉर्थ 1 डीप या 2 डीप में चल रही है, ये आपका ये जगह का नाम होता है माइंस में। इसी तरह से बोला जाता है 5 डीप 6 डीप नॉर्थ साउथ ईस्ट, इस तरह का नामकरण किया हुआ रहता है, और जगह का प्लेस का डेस्टिनेशन रहता है। चलिए, तो किस निगरानी को जिम्मेवारी सौंपी है, तो ऑफिशियल वही सबको बोलते हैं। जैसे माइनिंग सर्दार, ओवरमैन, ये सब किसी पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या फेस में सुपरविजन एंड कंट्रोल के लिए लगाया जाता है। एग्जाम्पल में देखिए, सरदार ओवरमैन, असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर। ये चैप्टर काफ़ी इजी है, एक बार पढ़िएगा तो आसानी से आपके दिमाग में रह जाएगा। तो ड्यूटीज़ क्या है ऑफिशियल का? एक्ट एंड रूल या छूट गया है, एक्ट रूल एंड रेगुलेशन के कानून का पालन करेगा, ठीक है। जो भी दिया हुआ उस बुक में उसके रिकॉर्डिंग काम करेगा और काम करवाएगा। जैसे कि हाइट जो गैलरी का कितना है, 3 मीटर से ज़्यादा नहीं करना, विड्थ 4.8 मीटर से कम, तो उसी के अकॉर्डिंग इसी तरह से जिस प्लेस में काम कर रहा है उस प्लेस के हिसाब से
क्या हमारा रेगुलेशन रूल रेगुलेशन में लिखा हुआ उसके अधीन ही काम करेगा। ठीक है, ऊपर के अधिकारियों के कानून आदेशों का पालन करे, यानी कि अपने से उच्च अधिकारी अगर वो मैनेजर है तो ऑनर या एजेंट का बात सुनेगा, डीजीएमएस का बात सुनेगा। अगर ओवरमैन है तो असिस्टेंट मैनेजर और उससे ऊपर से अधिकारियों का बात वो मानेगा, जो बोलेगा वही करना होगा। पूरी कोशिश करेगा कि उसके चार्ज में दिए गए पर्सन अपने कर्तव्य को समझे और कानून और आदेश को अनुसार काम करे, यानी कि उसके इंचार्ज यानी जिस एरिया का इंचार्ज है वहाँ काफ़ी व्यक्ति काम कर रहे होंगे, तो वो सब व्यक्तियों को काम करवाना है, कानून और रूल और रेगुलेशन के हिसाब से काम करवाना है। तो ये सब देखने की जिम्मेवारी उसकी होती है, यानी ड्यूटीज है ऑफिशियल की, है ना। तो वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो को जल्द से जल्द बताऊं। और चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि टॉपिक वाइज सारा धीरे धीरे डालता जाऊंगा, सब के सब डालूंगा और जल्द डालूंगा, एग्जाम से पहले क्लियर कराऊंगा। और टेलीग्राम का मैं लिंक दे रहा हूँ, उसमें आप ज्वाइन करें, उसमें हम लोग टेस्ट लेंगे, टेस्ट दिया जाएगा और अपने अपने दिमाग को और तेज करना और अपने जॉब के लिए जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं उसको और ज़्यादा मेहनत करके सुनिश्चित कर लेना कि ये एग्ज़ाम निकल जाएगा और निकल जाना चाहिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।